तो थोड़ा वापस वहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये अर्थ है, ठीक, और यहाँ से VE से फेंकें, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी GME M/RE, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, प्लस हाफ MV/E², स्केप कर जाना है तो टोटल एनर्जी को क्या करने का, ज़ीरो। ज़ीरो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके हम मान रहे हैं कि रुक रहा है। कहाँ रुक रहा है, इन्फिनिटी पे, यानी बहुत दूर जाके रुक रहा है। दैट मीन्स कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से स्केप कर गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केप वेलोसिटी, ठीक। तो VE क्या आ गया, √2 GME/RE, या VE क्या आ गया, √2 GME/RE। इस टर्म में क्यों लिख रहे हैं अभी तुरंत पता चल जाएगा। यहां तक ठीक है। अब मान लो, अभी हम लोग बात करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट की, फिर आगे हम जनरल बात भी करेंगे, बट अभी पहले बात कर लेते हैं सर्कुलर ऑर्बिट की। अच्छा, यहां पे एक और चीज बोले थे कि मान लो इसी को थीटा एंगल पे फेंक दिया गया इसी रफ्तार से, तो क्या होगा, बिल्कुल ये एक कर्व्ड पाथ पे मूव करेगा और स्केप कर जाएगा। अब बोलोगे सर स्केप क्यों करेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला निकाले हैं ये स्केलर फॉर्मूला है ना, कहीं पे भी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। क्या कहीं थीटा इन्वॉल्व हो रहा, मतलब अभी भी स्केप करेगा। हाँ, अब ये किसी और पाथ पे, कर्व्ड पाथ पे स्केप करेगा, और वो कर्व्ड पाथ या तो पैराबोला होगा या तो हाइपरबोला होगा। उस पे बात करते हैं। अच्छा, इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर ये सम लेस देन 0, अगर ये सम लेस देन 0 है, तो जो इसका पाथ होगा पार्टिकल का वो एक बाउंडेड कर्व होगा। पाथ कैसा होगा, बाउंडेड कर्व। कुछ चीजें हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हो, बहुत खराब स्थिति है। उसमें प्लेनेटरी मोशन के साथ कंपेयर किया गया था, कौन सा मॉडल था, रदरफोर्ड की बोर का था, हैं बोर का ही था ना। रदरफोर्ड में तो वो स्टेबिलिटी की बात किए थे, क्वांटाइजेशन वगैरह, उससे भी पहले। उसमें आपको याद होगा कि टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होता, जो घूम रहा होता, वो निगेटिव होता, ठीक है। निगेटिव टोटल एनर्जी का मतलब होता है वो एक बाउंडेड कर्व में, और उसको प्लेनेटरी मॉडल भी बोलते थे। याद आ रहा है, क्योंकि सोलर सिस्टम या प्लेनेटरी सिस्टम का खोज उससे पहले हुआ था, तो वो इससे रिजेंबल कर रहा था।
किससे? प्लेनेटरी सिस्टम से, ना कि प्लेनेटरी सिस्टम उससे रिजेंबल कर रहा था, है ना। ग्रेविटेशन का खोज काफी पहले हो चुका है, तो उसमें भी याद करो तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आता था अब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का बस अंतर होता था, यहाँ पे कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पे कूलम्बिक फोर्स लगाते थे, Q1Q2/r²। हाँ देखो वो किसी को तो याद है ना। तो निगेटिव मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है बाउंडेड का। अगर इसको 0 कर दोगे तो ये पैराबोलिक पाथ पे स्केप करेगा, स्केप कर जाएगा। देखो ना 0 ही तो किए थे, 0 कर दिए तो स्केप कर गया। अब परपेंडिकुलर फेंकोगे तो सीधा पाथ होगा, और किसी और एंगल पे फेंकोगे तो पैराबोलिक पाथ होगा। यानी मैकेनिकल एनर्जी, ध्यान से सुनते जाना, हम सब चीज समझाएंगे। मैकेनिकल एनर्जी अगर 0 हो जाए एग्जैक्टली तो ये स्केप कर जाएगा। बाउंडेड कर्व के लिए मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर ये 0 हो जाए तो स्केप कर जाएगा, और पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। और अगर मैकेनिकल एनर्जी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो भी तो ये स्केप ही करेगा, है ना। और अब की बार इंफिनिटी पे इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, कुछ एनर्जी इसके पास बची रहेगी। अरे इस केस में इंफिनिटी पे 0 मान के चल रहे हैं ना, लेकिन इस केस में कुछ एनर्जी बची रहेगी जो आप एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल पाओगे, है ना। और ये जो पाथ फॉलो करते हुए जाएगा ये होगा हाइपरबोला। एक्चुअली देखो हम लोग अभी उतना मैथमेटिक्स या कैलकुलस नहीं पढ़े हैं कि इसको प्रूफ कर पाए, ठीक है। लेकिन न्यूटन ने ये प्रूफ करा था कि अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर हो, कैसे कैसे फोर्स के अंदर? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स के बारे में बताए थे, अरे बताए थे वर्क एनर्जी में। और वो फोर्स कुछ ऐसे वेरी कर रहा हो तो जो पार्टिकल का पाथ होता है वो पाथ कोनिक सेक्शन होता है। वो पाथ क्या होता है? कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन क्या क्या होता है? इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, जिसमें एकमात्र बाउंडेड कर्व इलिप्स होता है, जिसमें एकमात्र बाउंडेड कर्व इलिप्स होता है। तो अगर सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी लेस देन 0 रहेगी तो पार्टिकल बाउंडेड कर्व पे घूमेगा, ठीक है। और वो बाउंडेड कर्व का शेप क्या होगा? इलिप्स होगा। अब बोलोगे सर सर्कल में नहीं घूम सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गधों, सर्कल इज ऑल्सो एन इलिप्स। सर्कल इज ऑल्सो एन इलिप्स whose eccentricity is 0, है ना। eccentricity is 0. When eccentricity is between 0 and 1, then the curve is ellipse. When the eccentricity is exactly 1, curve is parabola. When eccentricity is greater than 1, the curve is hyperbola. अब eccentricity क्या होता है ये समझा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बाकी मैथ वाले सर तो समझाएंगे, तो मैथ वाले सर समझाए उससे पहले हम भी अपना थोड़ा सा मैथ झाड़ देते हैं, है ना, कि अपने को भी मैथ्स आती है ना। तो कोनिक सेक्शन को डिफाइन ऐसे किया गया है कि कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट and a fixed line whose distance from a fixed point and a fixed line bears a common ratio, bears a fixed ratio। फिर से सुनना, कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस मतलब एक पाथ होता है पॉइंट का, है ना, या ट्रेजेक्टरी ऑफ ए पॉइंट whose distance from a fixed point and a fixed line bears a फिक्स्ड रेशियो। मतलब उनका रेशियो क्या होगा? फिक्स रहता है, और इसी रेशियो को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी।
कुछ लोग इक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं, डबल सी है बीच में, ठीक है। फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस और फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस और फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। मतलब अगर ये एक फिक्स लाइन है, मान लो इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं, और यहां पे एक पॉइंट है फिक्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोकस। तो ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस होगा। लोकस मतलब क्या होता है, रास्ता, सच दैट कि इस पॉइंट से कर्व का दूरी मान लो L1 बोल रहे हैं, और कर्व से इस लाइन का जो दूरी होगा L2, दिस विल बी अ कांस्टेंट। इसको यूज करेंगे थोड़ा बहुत आगे, इसलिए बता रहा। कोई दिक्कत? इसी को एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं या एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। कोई दिक्कत? इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। जब एक्सेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में है तो ये क्लोज कर्व बन जाता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, इलिप्स। और जब ये 0 हो जाता तो इलिप्स का स्पेशल फॉर्म सर्कल। जब ये 1 हो जाता तो बाउंड कर्व नहीं रहता, अनबाउंड कर्व हो जाता है, पैराबोला। और ग्रेटर देन 1 हो तो ये हाइपरबोला। तो जनरली जो प्लैनेट या जो सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चारों तरफ या प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा होता है, उसका पाथ इलिप्टिकल होता है। कैसा होता है? इलिप्टिकल होता है। और उसी का एक स्पेशल केस क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट। तो दिक्कत, तो पहले सर्कुलर ऑर्बिट पे हम लोग बात करेंगे, फिर बाद में लास्ट में इलिप्टिकल ऑर्बिट पे भी बात करेंगे। कोई दिक्कत? यहां तक की बातों को लिख लो। अच्छा चलो ये लिख लो पहले। चलो मान लो हम एक ऐसा सैटेलाइट की बात कर रहे हैं जो अर्थ के सरफेस के काफी नजदीक घूम रहा, मतलब उसका दूरी अर्थ के सेंटर से लगभग रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर हाइट पे घूम रहा। मान लो इसको बोलते हैं नियर अर्थ सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? नियर अर्थ सैटेलाइट। नियर अर्थ सैटेलाइट, ठीक है। अच्छा अभी जैसे हम प्लैनेट और सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, सेम आप अप्लाई कर सकते हो सन और प्लैनेट पे, ठीक है, पक्का। क्योंकि G(m1m2/r²), ये यहां पे नहीं होता है कि m1 सन ही होना चाहिए या प्लैनेट होना चाहिए। न्यूटन ने यही बोला था कि यूनिवर्सल है, किसी भी दो मास के लिए वैलिड। तो इट कैन बी पेयर ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट एंड इट कैन बी अ पेयर ऑफ सन एंड प्लैनेट। कोई दिक्कत? चलो नियर अर्थ सैटेलाइट मतलब मान लो ये अर्थ और मेरा सैटेलाइट ऐसे नजदीक वाले ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसका दूरी लगभग हम क्या ले सकते हैं, आरी, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो यहां पे क्या हम अर्थ सरफेस को इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्योंकि इस सैटेलाइट के घूमने को अगर आप रीड कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो अर्थ के रोटेशन का भी असर आएगा, ठीक है। तो यहां पे किसको हम सेंटर लेते हैं? अर्थ के सेंटर को, है ना, अर्थ के सेंटर को हम इनर्शियल फ्रेम लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन हम लेते हैं वो अर्थ के सेंटर को इनर्शियल फ्रेम लेके करते हैं। और जब अर्थ के रोटेशन को भी पिक्चर में लेना पड़ रहा, मतलब अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा, तो फिर सन के सेंटर को लेके चलते हैं इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, फिर किसको लेके चलते हैं? सन के सेंटर को। तो सन के सेंटर को जब इनर्शियल फ्रेम लेके चलते हो तो उसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, और अर्थ के सेंटर को लेके चलते हो तो जियोसेंट्रिक इनर्शियल फ्रेम, है ना। तो यहां पे अर्थ के सरफेस को नहीं ले सकते हो इनर्शियल फ्रेम, है ना। किसको लेना पड़ेगा? अर्थ के सेंटर को। याद करो, सब कुछ बताए हैं न्यूटन्स लॉ में, है ना। इतना मेहनत इसीलिए तब किए थे कि 2 लेक्चर हम लगा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा है तो उसमें बस यही इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। चलो, तो ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। मान लो ये v रफ्तार से घूम रहा है। कितने रफ्तार से? v रफ्तार से, या vo लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? vo, ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, ऑर्बिट में जिस स्पीड से घूम रहा है, अभी सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल स्पीड को क्या लिख दे रहे हैं? vo। कोई दिक्कत? चल, तो नेट फोर्स जो इस पे लग रहा है वो एकमात्र फोर्स लग रहा है g, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सब सैटेलाइट बाय RE का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स टू आवर सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, सर्कुलर मोशन, मास ऑफ सैटेलाइट, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट बाय r। कोई दिक्कत? मास ऑफ सैटेलाइट हो गया कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या आ जाएगा? या ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगा अंडर रूट GME बटे RE। ध्यान से देखो, तो ये स्केप स्पीड का √2 टाइम्स है। बोलोगे सर स्केप स्पीड तो अर्थ सरफेस पे निकाले थे, ये तो ऑर्बिट में है। अबे ये भी तो लगभग अर्थ सरफेस पे ही मान के चल रहे हैं, सर नियर अर्थ सैटेलाइट, है ना। मतलब किसी भी ऑर्बिट में घुमाने के लिए जो स्पीड चाहिए उससे अगर √2 टाइम्स स्पीड दे दोगे तो वो स्केप कर जाएगा। कोई सैटेलाइट मान लो पहले से घूम रहा है और मान लो उसमें रॉकेट वॉकेट लगा हुआ पहले से, है ना, तो किसी तरह रॉकेट फायर कर दो जो उसके स्पीड को √2 टाइम्स बढ़ा दे, तो क्या होगा? कट लेगा। अच्छा एक ऐसा रॉकेट फायर करो जो इसके स्पीड को √2 टाइम्स से कम बढ़ाए, मतलब मान लो √2 मतलब क्या हो गया? 1.414। मान लो वो इसके स्पीड को 1.2 टाइम्स बढ़ा दे, तो क्या होगा? स्केप नहीं करेगा। स्केप नहीं करेगा, अरे नहीं करेगा ना, वो एक बड़े ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देगा और वो ऑर्बिट इलिप्टिकल होगा। ठीक है, यहां से जब फायर करेंगे और स्पीड बढ़ा देंगे ना, तो वो ऑर्बिट कुछ ऐसे हो जाएगा, वो स्केप तो करेगा नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा ऑर्बिट हो जाएगा, है ना। समझ में आया? वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने लगेगा। स्केप स्पीड दे दोगे तब पैराबोलिक पाथ पे स्केप कर जाएगा, है ना। और स्केप स्पीड से भी ज़्यादा दे दोगे तो हाइपरबोलिक पाथ पे स्केप कर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ इसी ऑर्बिट के लिए नहीं, किसी भी ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा उसका √2 टाइम्स हो जाता है स्केप वेलोसिटी। ठीक है, अरे दोनों जो दूरी है सेंटर से ही मेजर किया हुआ है ना, तो कोई सा भी ऑर्बिट लो उसमें सेंटर से दूरी स्मॉल r मेजर कर लो, मान लो कुछ भी, तो हमेशा यही रिलेशन आएगा। क्या आएगा रिलेशन? स्केप स्पीड विल बी √2 टाइम्स द
ऑर्बिटल स्पीड फॉर दैट ऑर्बिट। समझ में आया? अरे समझ में आया? कुछ नहीं आया? थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल। सारा डाटा लिखते जाओ, कुछ भी नहीं छोड़ो। केपलर्स के लॉ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उनका पहला लॉ था, लिख लेना, किताब में भी लिखा रहता है। पहला लॉ था कि ऑल प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल पाथ विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। हाँ बिल्कुल, 9th। हर प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमता है और सन उस इलिप्स के किसी एक फोकस पे होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पाथ। पहला क्या था? लॉ ऑफ पाथ। ये बोलता है कि प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। इलिप्स में दो फोकस होते हैं, है ना? सन किसी एक पे ही होगा ना, दो सन थोड़ी है। यही नहीं समझ में आता कैसे, क्या दो जगह सन कैसे हो सकता दो जगह सन कहाँ है? है? जगह कैसे बदल देगा? एक फोकस, एक ही जगह रहेगा, एक ही फोकस पे रहेगा हमेशा। सन यहाँ है तो यहीं रहेगा, प्लेनेट इसके चारों तरफ घूमे। दूसरा फोकस पे कुछ हो जरूरी थोड़ी। ठीक है, फिर से सुनो, इसको लॉ ऑफ पाथ भी बोलते हैं, केपलर्स का पहला लॉ। प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल पाथ विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। और इसका प्रूफ हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये अपने औकात से बाहर की चीज है कि ये जो पाथ है वो इलिप्टिकल है। इसके लिए जो कैलकुलस चाहिए होता है दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। इसके लिए बस आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि न्यूटन साहब ने बोला था कि अगर सेंट्रल फोर्स हो और फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा हो तो उस पार्टिकल का पाथ कैसा होता है? एक घुसा मार दो, कोनिक सेक्शन होता है। ठीक है, स्केप भी तो कर सकता है। हाँ, अगर वो बाउंडेड पाथ पे घूम रहा तो इलिप्स पे घूमेगा, है ना? तो दिस वाज द, अच्छा, सबका सब एक फॉर्मूला से उन्होंने डिराइव करके दिखा दिया था। ठीक है, न्यूटन को अपने इस फॉर्मूले पे इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि केपलर का तीनों लॉ उन्होंने इसे डिराइव कर दिया। ठीक है, विथ सम मैथमेटिक्स एंड सम बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स। दूसरा कहलाता है लॉ ऑफ एरिया। ये बोलता है लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब है कि देखो, यहां से यहां जाने में अगर टी टाइम लगा, मान लो प्लैनेट ऐसे घूम रहा, ठीक है, तो 1 से 2 पे जाने में कितना टाइम लगा? टी। और मान लो ये एरिया ए है, तो अगर 3 से 4 का भी एरिया ए है ना, तो ये भी जाने में कितना देर लगेगा? ये भी जाने में कितना देर लगेगा? टी। ठीक है,
इसको बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसको बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। उससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ध्यान से देखो, अगर बी साइन थीटा लोगे तो ये जो परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम का बेस इनटू हाइट, पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा? एरिया। अगर हम बोलें कि ये और ये मिलके जो एक ट्रायंगल बना रहा है, इसका एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? होगा? इसमें तो बी क्रॉस ए भी तो लिख सकते हैं। हाँ, ए क्रॉस बी लिखो या बी क्रॉस ए लिखो, उससे फर्क क्या पड़ जाता है? मैग्नीट्यूड से मतलब। अच्छा, घबराना नहीं आप। ये सन है और ये प्लैनेट, ये अभी इसका पोजीशन वेक्टर होगा, और ये ऐसे कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, कोई दिक्कत? अच्छा, अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे सर अलग अलग क्यों होगा? ताकि सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का कंजर्व रहे। अब आप बोलोगे सर सन के अबाउट प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों रहेगा? तो सन जो फोर्स लगा रहा प्लैनेट पे वो इसी लाइन से पास कर रहा, तो सन के अबाउट जब टॉर्क कैलकुलेट करोगे प्लैनेट पे तो वो हमेशा रहेगा 0। अब टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ, तो ये आर और ये एफ सेंट्रल फोर्स है ना। हे भगवान, ग्रेविटेशनल फोर्स उसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा ना, तो आर इधर एफ इधर, तो आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम मस्ट हैव बीन कांस्टेंट। अरे सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा? रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? अरे जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होता है उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, और ये किसी स्पेशल कंडीशन के लिए नहीं, हमेशा वैलिड होता है ना। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर में से आता है, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा? अरे समझ में आ रहा? कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक। चलो, तो dt टाइम में ये कितना चलेगा? v dt, बहुत छोटा सा एंगल, बहुत छोटा सा लेंथ, ये तो दिखा रहे हैं बाहर चला गया, ये यहीं पे होगा v dt, कुछ ऐसे। अरे होगा, ये लेंथ क्या है? v dt, ठीक है, और ये r, और ये एंगल थीटा। अरे होगा? हे भगवान, ठीक। अगर हम बोले इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो आप बोलोगे हाफ
आर क्रॉस वी डी टी, क्रॉस प्रोडक्ट, ये साइड आर, ये साइड वी डी टी, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा वो एरिया क्या हो जाएगा? अरे एक लेंथ आर है और एक लेंथ वी डी टी है, दो वेक्टर और बीच का एंगल क्या है? थीटा, तो एरिया क्या हो जाएगा? क्या? हाँ तो थीटा हम इधर से थोड़े मेजर, इधर से मेजर कर रहा। अरे हम इसको यहां बना दिए बी को, तो ये बी नहीं होगा, होगा तो बी, नहीं समझ में? अरे है तो ये भी बी, तुम यहां ना बना के इसको यहां बना दो, ठीक है? तो ये जो एरिया बनेगा वो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू आर क्रॉस वी डी टी हो जाएगा, ठीक है सर, अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दें, dA बाय dt, ये ऐसे भी बहुत छोटा एरिया dA है ना, ठीक है? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, dA बाई dt कर दें तो इधर बच जाएगा 1/2 RV साइन थीटा, जिसको हम m से गुना और m से भाग कर देते हैं, where m इज द मास ऑफ द प्लेनेट, सन का नहीं, प्लेनेट के मास से, ठीक है? यहां से लिखोगे तो dA बाई dt, ये क्या है? रेट ऑफ स्वीपिंग ऑफ एरिया, जिस रेट से एरिया कवर हो रहा, रेट ऑफ स्वीपिंग ऑफ एरिया विल बी इक्वल टू 1/2, और ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम, आर क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड MRV साइन थीटा, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मास। तो चूंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, तो ये रेट ऑफ स्वीपिंग ऑफ एरिया इज अ कांस्टेंट, रेट ऑफ स्वीपिंग ऑफ एरिया इज कांस्टेंट, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करेगा। हे भगवान, रेट अगर किसी चीज का कांस्टेंट है तो बराबर बराबर टाइम में बराबर बराबर ही कवर करेगा ना। मानो हम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं तो बराबर बराबर टाइम में बराबर बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो उसी तरह अगर एरिया कवर करने का रेट कांस्टेंट है तो बराबर बराबर टाइम में बराबर बराबर एरिया कवर करेगा। हे भगवान, एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व किए? क्योंकि सन के अबाउट टॉर्क क्या है? हाँ होना पड़ेगा ना। ये MRV साइन थीटा इज व्हाट? एंगुलर मोमेंटम। और अभी तुरंत हम प्रूफ किए कि सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क जीरो है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये हम नहीं बोल रहे आर कांस्टेंट होगा और बी कांस्टेंट होगा या थीटा कांस्टेंट होगा, बट दिस कंप्लीट प्रोडक्ट मस्ट नीड टू बी कांस्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थोड़ा सा भी डाउट आए तो पूछ लो। तो चूंकि ये टर्म कांस्टेंट है जिसको हम एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, तो हाफ L बाय m इज ए कांस्टेंट। अरे है कि नहीं? दैट मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है? 3 लेक्चर और लगेगा, 5 लेक्चर में लगभग खत्म हो जाएगा। चल, तो जितना तेजी से काम करोगे उतना तेजी से पढ़ाएंगे। हाँ ये भी सही। चलो तीसरा लॉ है, तीसरा किसी को याद है? टाइम पीरियड
का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन डिस्टेंस के क्यूब के। बाद में हम बोलेंगे कि ये मीन डिस्टेंस नहीं, असल में ये सेमी मेजर एक्सिस है। क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। अभी तो इसको सर्कल के लिए प्रूफ कर दे रहे हैं, बाद में इसको हम इलिप्स के लिए भी प्रूफ कर देंगे कि टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा? सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। इसको फिर क्या करना है सर? ये है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये क्या है बताते हैं? मतलब अगर ए रेडियस के एक, मान लो ये सन है और एक प्लेनेट है, ए रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो इसको घूमने में जो टाइम लगेगा उसका स्क्वायर इस ए के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब अगर हम दूसरा सिस्टम ले लें जिसमें एक सन है और एक प्लेनेट है और ये 2a में घूम रहा है ना, तो T2 जो होगा उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 2a के क्यूब के। इलिप्स में तो ये हमेशा चेंज ही हो रहा है, ये क्या है? ए इलिप्स के केस में ये हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस, वो चेंज नहीं होता। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का जो आधा होगा ना वो उसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रूफ कर देंगे। ए इज नॉट द रेडियस, इसको केपलर ने बोला था मीन डिस्टेंस। क्या नाम दिया था? मीन डिस्टेंस। और हम आगे प्रूफ करेंगे कि ये बेसिकली सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ है। और सर्कल के केस में सेमी मेजर एक्सिस ही क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। उसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस थोड़ा ही होता है। हाँ तो भाई वही तो बोले, उसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस थोड़ा ही होता है, उल्लू। अब जगो दिन में, रात में सो। ये दिन में सोता है, रात में जगता होगा। कौन? जो नींद को जीत लिया उसको क्या बोलते हैं? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश। गुड़ा गुड़ा गौ ड हर्षुकार क्वयकार शौ। अर्जुन को बोला जाता था गुड़ाकेश। ठीक है, लक्ष्मण जी को भी बोल सकते हो। लक्ष्मण जी 14 साल नहीं सोए थे। हम इस पे बात नहीं करेंगे अभी, कभी आराम से बैठ। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है? तो नोट डाउन करो, इसको प्रूफ कर देते हैं। देखो, मान लो ये अर्थ के सेंटर से r दूरी पे एक सैटेलाइट घूम रहा है। या मान लो ये सन है और इससे r दूरी पे कोई प्लेनेट घूम रहा है। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं मास ऑफ सन और इसका मास ऑफ प्लेनेट। कोई दिक्कत? तो इक्वेशन लिखोगे G(ms)(mp) बाय r स्क्वायर बराबर mp v ऑर्बिटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा? अभी तुरंत निकाले थे। निकाले थे GMS बाय R। ठीक है, हमको टाइम पीरियड निकालना है। तो इसमें अगर ये v के स्पीड से घूम रहा है तो ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2 पाई r। तो टाइम पीरियड हो जाएगा
2 पाई आर डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट GM S, और रूट आर को ऊपर ले जाओ तो आर पे पावर, हाँ बोलो ना, ओमेगा इज इक्वल टू 10 पाई आर बाई टी। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। ओमेगा टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, हाँ ठीक है, यहाँ 2 पाई आर बाई वी है। अरे ये वी नॉट स्पीड से घूम रहा, पहले सीधा जोड़ो ना, किस स्पीड से घूम रहा, और ये कितना कवर करेगा लेंथ, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई, तो 2 पाई आर बाई वी। तुम ओमेगा की बात कर रहे हो, 2 पाई टाइम, उस अगर ओमेगा के टर्म में निकालोगे तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म देखो कांस्टेंट है, 2 पाई अंडर रूट जी, या सन का जो मास है ये तो कांस्टेंट ही होगा, है ना। तो टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज के आर पे पावर 3/2, तो टी स्क्वायर बराबर सम कांस्टेंट आर पे पावर 3। पहला जो है सर इलेक्ट्रिकल पाथ पे घूमता है, सर्कल पे प्रूव कर दिया। सर्कल इज ऑल्सो एन एलिप्स। हम बोल तो रहे हैं भाई, तो सोया हो था क्या कि आगे एलिप्स पे भी प्रूफ करेंगे। हम बोले अभी सर्कल में प्रूफ कर देते हैं, आगे एलिप्स में भी प्रूफ कर दें। दोनों में वैलिड सर्कल क्या है, तो जब इलिप्स में वैलिड होगा तो सर्कल में तो अपने आप वैलिड होगा, वो तो दिख भी रहा है। इलिप्स में भी प्रूफ करके दिखा देंगे। प्लैनेट सर्कल में घूम सकता है, बिल्कुल घूम सकता है। अर्थ का ऑर्बिट ऑलमोस्ट सर्कुलर है, डाटा चेक करना कितना इसेंट्रिसिटी है, लगभग 0 के करीब है। तो वो इसलिए अर्थ का जो ऑर्बिट है वो ऑलमोस्ट कैसा है, ऑलमोस्ट सर्कुलर, ठीक है। और वही प्लूटो का ऑर्बिट देखना तो बिल्कुल ऐसा है, लंबा सा, या जो आपका हेली कॉमेट है उसका ऑर्बिट चेक करना, लंबा सा ऐसे। इलिप्स में भी ऐसा वाला इलिप्स है, दुबला पतला वाला। अरे हेली कॉमेट सुने हो, 72 या 74 साल में दिखाई देता है एक बार, ठीक है। जो भी तुम बोलते हो, हम तो उसको हेली कॉमेट बोलते हैं। हाँ, अब तुम नहीं देख पाओगे। अगला बार कहीं और सो रहे होगे। ठीक, चलो, आप जो कर रहे हो ना उसको बोलते हैं दिवा स्वप्न। आप जो अभी कर रहे हो उसको बोलते हैं दिवा स्वप्न, जगते हुए सपना देख, ठीक है। तो जगते हुए सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए मेहनत ना करना फिर वो बेकार चीज़ हो जाता है, ठीक है। सोचते रहो या प्लानिंग करते रहो, अभी चैप्टर पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, है ना, एग्ज़ाम आ गया ख़त्म। पढ़े क्या, पढ़े क्या, कुछ नहीं। सपना देखने में बुराई नहीं है, उसको फॉलो नहीं करने में बुराई है जो आप लोग करते हो, ठीक है। चल, कोई असर नहीं होगा, अब साल भर होने चला।
ठीक है, आप क्या असर होगा। चलो इधर एक चीज होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या चीज होता है इसको समझ लो। देखो, जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। ये अर्थ के रिलेटिव स्टेशनरी होता है, सैटेलाइट स्टेशनरी नहीं होता है, ये अर्थ के रिलेटिव स्टेशनरी होता है। इसका मतलब है कि मान लो राधे श्याम आ जाओ, अर्थ जिस ओमेगा से घूम रहा है इसको भी उसी ओमेगा से घूमना पड़ेगा और उसी सेंस में घूमना पड़ेगा जिसमें अर्थ घूम रहा है। जैसे मान लो ये सैटेलाइट और हम अर्थ, ठीक है, ये इस एरिया में ब्रॉडकास्ट करता है। ऐसा थोड़े कि अर्थ का ये इंडिया का सैटेलाइट है, अभी इंडिया में ब्रॉडकास्ट कर रहा है, कल यूएसए में कर रहा है, तो बेकार हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा सैटेलाइट है और हम अपने एक्सिस पे घूमते हैं, कितना देर में घूम लेते हैं, 24 घंटा में। तो ये ऐसे घूमेगा, ध्यान से देखना, यानी जितना देर में हम एक चक्कर लगा लेंगे उतना देर में, जितना देर में हम एक चक्कर अपने एक्सिस पे लगा लेंगे उतना ही देर में ये मेरे चारों तरफ एक चक्कर लगा लेगा। अच्छा, मेरा ओमेगा ऐसे है और ध्यान से देखो तो इस एक्सिस के अबाउट इसका भी ओमेगा उसी सेंस में, ओमेगा भी सेम सेंस में होना पड़ेगा, है। अरे मेरे एक्सिस पे ओमेगा का डायरेक्शन चेक करो और इसका, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो इसका ओमेगा का डायरेक्शन सेम सेंस में है। अरे समझ में आया। यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 घंटा में एक चक्कर लगाएगा। कितने देर में? 24 घंटा में, ठीक। मतलब कुछ कंडीशन है, उसको ध्यान से देखो। ये अर्थ है, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कुछ ऐसा घूमेगा। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो प्लेन होगा, मोशन का जो प्लेन होगा वो इक्वेटोरियल प्लेन होगा। वो कैसा प्लेन होगा? इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब इक्वेटर से पास करता हुआ जो प्लेन होगा ये उसी प्लेन में घूम रहा होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसे घुमाए तो क्या दिक्कत है? तो ऐसे घूम तो सकता है सैटेलाइट, लेकिन ये जियो स्टेशनरी नहीं होगा। अर्थ ऐसे घूम रहा होगा, ये कभी वहां होगा, कभी वहां होगा, कभी वहां होगा, है ना। अरे अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह का फोटो खींच के भेजेगा। मैच चल रहा था शारजा में, फोटो खींचने लगा इथार मरुस्थल का, है ना। कुछ देर बाद रसिया का कोई जो बर्फीला इलाका वहां का फोटो भेज रहा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जियो स्टेशनरी, समझ में आया। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन में घूमेगा। किसमें? इक्वेटोरियल प्लेन में। अब बात आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का दूरी कितना होगा। मान लो आर होगा। अभी टाइम पीरियड निकाले थे, टाइम पीरियड कितना आया था? 2 पाई आर पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसमें टाइम पीरियड 24 घंटा पुट करना। कितना पुट करोगे? 24 घंटा। तो ये लगभग आएगा 42,400 किलोमीटर। प्रोसेस बाय टाइम का वैल्यू पुट करोगे, जी का वैल्यू तुमको पता है, मास ऑफ अर्थ डाटा से पुट करोगे तो ये रेडियस आ जाएगा। मतलब कोई भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को अर्थ के सेंटर से कितना दूर घूमना पड़ेगा? 42,400 किलोमीटर। अर्थ सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर।
अरे 6400 अर्थ का रेडियस है ना, तो अर्थ के सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर पर, ठीक है। और अर्थ के रिलेटिव स्टेशनरी रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट भी बोलते हैं, ठीक। अब देखो, अगर एक सैटेलाइट की बात करें तो एक सैटेलाइट से पूरा अर्थ कवर नहीं होगा। मान लो यहां से ये R और ये H हाइट पे एक सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो ये यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक कवर करता है, ठीक है। ऐसा ही देखो, ये अर्थ है ना सामने, तो ऐसे एक कोन बनाएगा ना, और ये एरिया भी आप निकाल सकते हो कि ये कितना एरिया कवर करेगा। तो मान लो ये एंगल कितना है, अल्फा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो सॉलिड एंगल से ये निकालना आता है हमको एरिया। अब बस ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो सॉलिड एंगल हो जाएगा अपना 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, सेमी वर्टेक्स का जो एंगल होता है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये ठीक है। अरे ये अल्फा ये 90 माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा, ठीक। और एरिया जो होता है वो हो जाता है 2 पाई इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, और ये जो रेडियस है आर का स्क्वायर, ठीक है। अब साइन अल्फा का वैल्यू भी यहाँ से पुट कर सकते हो, कैसे, ये आर हो गया और ये एच हो गया, ये आर ई हो गया, तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, आर ई बटे एच, आर ई बटे आर ई प्लस एच, सॉरी, ये परपेंडिकुलर, ये अल्फा, ये हाइपोटेनस, तो वहां से आप एरिया भी निकाल सकते हो। और लगभग 3 सैटेलाइट से पूरा अर्थ कवर किया जा सकता है। यहाँ कैप पे थोड़ा सा एरिया बच जाता है, जैसे इधर से सैटेलाइट लोगे ना एक, तो वो भी लगभग ऐसा ही होगा, अरे होगा, तो यहाँ पे छोटा सा एरिया बच जाता है। बट जनरली वहाँ पेंगुइन्स रहते हैं, वो टीवी देखते नहीं, ठीक है। ये जो छोटा सा एरिया बच जा रहा है वहाँ पे रहते हैं पेंगुइन्स, ठीक है, या एकदम लो पॉपुलेशन, तो वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि पेंगुइन्स जनरली टीवी नहीं देखते। ये नॉर्थ पोल पे जाएगा टीवी देखना। अरे मतलब ये दो तो अभी दिखाए ना आपको, ये 3 से पूरा कवर हो जाता है। मतलब ऊपर से अगर देखोगे ना अर्थ को, तो एक जैसे ऐसे कवर कर लेगा, एक कुछ ऐसे कवर कर लेगा, है ना, एक कुछ ऐसे कवर कर लेगा, ठीक है। ये टॉप व्यू बता रहा है, ठीक है, तो 3 से कवर हो जाता है, ठीक है। और सबको अपना अपना पार्किंग स्पेस मिला हुआ है, ठीक है। जैसे इंडिया को आपको इंडियन ओशन के ऊपर पार्किंग स्पेस मिला हुआ, ठीक है। ये नहीं कि कहीं पे भी पार्क कर दिए, एक तरह से पार्किंग हुआ ना। यहाँ जिसका सैटेलाइट है वो हमेशा इसी के सामने रहेगा, जिसका सैटेलाइट यहाँ है वो हमेशा इसी के सामने रहेगा। और ये सैटेलाइट आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं, ये इसको भी सिग्नल भेज सकता है ना, और ये सिग्नल यहाँ आ सकता है इंडिया में। तो यूएस का सैटेलाइट कोई चीज़ मैच का ब्रॉडकास्ट कर रहा, तो वो होता है ना, सैटेलाइट राइट्स खरीदते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट। सुने हो कि इस मैच का ब्रॉडकास्टिंग राइट स्काई स्पोर्ट्स को मिला है, तो वो यूएस से ब्रॉडकास्ट करता है। हाँ, समझ में आया। यहाँ से सिग्नल जाने में 512 मिलीसेकंड के आसपास लगता है, ठीक है। सिग्नल को धरती से सैटेलाइट तक जाने में लगभग 512 मिलीसेकंड लगता है, जैसा हमको याद। तो थोड़ा सा डिले तो होगा, यहाँ से सिग्नल जाएगा फिर वहाँ से सिग्नल आएगा, ठीक। तो अपना जो ये जितना डीटीएच वगैरह सब सैटेलाइट पे काम करता है,
जो ऐसा था ना, छाता मुंह खोल के आपके छत पे आया क्या, तो सैटेलाइट मान लो आपका यहाँ पे पार्क है और आप इसको इधर घुमा दिए, तो झिलमिलाएगा, है ना। तो छत पे एंटीना होता है, सिग्नल ले रहा होता है डायरेक्ट, तो वो वहाँ भी चलेगा जहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं काम कर रहा। मोबाइल नेटवर्क सैटेलाइट से काम नहीं करता। कुछ बच्चों को लगता है कि मोबाइल नेटवर्क भी सैटेलाइट से काम करता है, तो आप गलत सोच रहे हो। टावर से काम करता है और टावर जुड़े होते हैं वायर से, ठीक है, सारे टावर वायर से जुड़े होते हैं। सर यूएस में तार भी गए, हाँ समुद्र के थ्रू तार जाता है, सीलिंग होता है, कटता है, कई बार इंटरनेट बंद हो जाता है। ठीक है, अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है कि उसमें थोड़ा बहुत चार्ज चला जाए और आ जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गधा क्लास में तो आया नहीं था, ये फालतू फालतू बात ही करेगा। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में क्या क्या हो गया। पहला तो ये इक्वेटोरियल प्लेन में होगा, दूरी इसकी लगभग अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर होगी, है ना। और ये जैसे अर्थ घूमता है इधर देखो वेस्ट से ईस्ट, अर्थ का ओमेगा है ऐसे बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो इसको भी उसी सेंस में घूमना पड़ेगा। उल्टा घूमेगा तो पंगा हो जाएगा, फिर जियो स्टेशनरी नहीं रहेगा। समझ में आया? अरे समझ में आया। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं क्या कोई सैटेलाइट ऐसे रखा जा सकता है, ये अर्थ है और ऐसे सैटेलाइट घुमा रहा है? अब टाइम पीरियड से क्या मतलब, हर सैटेलाइट जियो स्टेशनरी थोड़ी हो। क्या ये सैटेलाइट स्टेबल है? नहीं, स्टेबल ही नहीं है, ये होएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, अरे लगेगा, तो एक तो सेंटर की तरफ होगा, चलो वो घुमा सकता मान लेते हैं, लेकिन ये जो दूसरा फोर्स है इस सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये ऐसे पाथ पे आएगा। समझ में आ रहा? इसका पाथ नीचे की तरफ हो जाएगा, वो स्टेबल होगा ही नहीं ऑर्बिट। तो जब भी वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट वाला सैटेलाइट है तो वो कहाँ पे होना पड़ेगा? इक्वेटोरियल प्लेन में? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसे होना पड़ेगा कि उस सैटेलाइट का जो सर्कल है उसका सेंटर अर्थ के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है। मतलब ऐसे आप सैटेलाइट चला सकते हो, ये वाला, ठीक है। इस ट्रेजेक्टरी का जो सेंटर होगा वो अर्थ के सेंटर से कोइंसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, इस पर नेट फोर्स क्या सेंटर की तरफ ही होगा, अरे है ना। पोलर सैटेलाइट भी होता ऐसे, ठीक है, पोलर सैटेलाइट भी होता, ठीक है, ये अलग अलग जगह पे नजर रखता, स्पाइंग के काम में भी आता है। ये अपने जगह पे ऐसे घूम रहा है, नीचे से धरती भी घूम रही है, तो अलग अलग जगह का फोटो खींचेगा, इस टाइम पे यहाँ होगा, इस टाइम पे यहाँ होगा, इस टाइम पे यहाँ होगा, है ना। परमाणु मूवी देखे हो, उसमें याद है यूएस का सैटेलाइट एक पर्टिकुलर टाइम पे क्रॉस करता था, वो कोई ऐसा ही सैटेलाइट रहा होगा, हाँ, या तो वो पोलर रहा होगा या कुछ ऐसे वाला रहा होगा, वो जियो स्टेशनरी नहीं रहा होगा। अगर जियो स्टेशनरी रहता तो वो तो एक ही जगह पर टिका रहता, बट वो सैटेलाइट आता था एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, याद आ रहा है? तो वो कुछ ऐसा रहा होगा या पोलर सैटेलाइट रहा होगा, है कि नहीं? ये सब सैटेलाइट स्पाइंग के काम में आता, ठीक है। और ये वाला सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ब्रॉडकास्टिंग का मेन इसका पर्पस है ना। तो जिसका, अच्छा कभी सुने सैटेलाइट फ़ोन, आर्मी वालों के पास रहता सैटेलाइट फ़ोन, ठीक है, या नेवी वालों के पास रहता सैटेलाइट फ़ोन, तो उसके लिए नेटवर्क की वो जो वायर वाला होता है वो वायर पे काम नहीं, वो सैटेलाइट से डायरेक्ट काम करता। आर्मी वाले का फ़ोन देखे हो कैसे बड़ा सा निकालता है एंटीना, है ना, वो सीधे सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है। तो वो ऐसे ऐसे बियाबान इलाके में जहाँ मोबाइल का टावर नहीं हो वहाँ भी काम करता है, ठीक है। समुद्र में, बीच समुद्र में जहाँ टावर नहीं हो वहाँ से भी काम करता है। समझ में आ रहा है?
अब आप बोलो सर टावर वहाँ क्यों नहीं रहता? अबे टावर क्या है, तुम कितना ऊंचा टावर बना सकते हो? 25 मंजिल पे, 26 मंजिल पे। तो टावर क्या होता है? ये अर्थ है ना। अब अर्थ पे अगर 26 मंजिल दिखा तो वो बस कुछ ऐसे ही होगा, है ना। अब यहाँ पे टावर है तो इसका जो सिग्नल होगा वो हर जगह थोड़ी जाएगा, तो बस इतना एरिया ही कवर करता। इसलिए देखते हो बेगूसराय में टावर कितना लगा होता है ना। वो 25 मंजिल पे तो है भी नहीं, तो जहाँ छोटा छोटा टावर है वहाँ और जल्दी जल्दी लगाना पड़ता। ठीक है ना, समझ में आया? तो तुम जैसे फ़ोन करते हो तो वो कैसे होता? तुम फ़ोन किए तो यहाँ से सिग्नल गया पास वाले टावर पे, और वहाँ से वायर के थ्रू चला गया जहाँ भेजना। मान लो तुम पटना फ़ोन किए तो पटना के उस टावर पे जाके से कॉल आएगा जो उस मोबाइल के नज़दीक है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम जनरली सैटेलाइट बेस्ड नहीं होता, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू काम होता। अब आप लोग ये मत सोचना कि सब चीज़ सर अभी ही सिखा देंगे। पहली बात तो हमको भी सब कुछ नहीं आता, है ना। और दूसरा ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग। ऑप्टिकल फाइबर आपको ऑप्टिक्स में पढ़ाएंगे हम 20 मिनट में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 4 साल में लोग ऑप्टिकल फाइबर ही पढ़ता है और उस पर PhD भी करता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर सब कुछ बता देते। तुमको क्या लगा तुम सैटेलाइट के बारे में सब कुछ जान गए? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। नालायक, गधा, ठीक है। तो बाकी कल करते हैं।